जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य के इतिहास, उनकी किताब से जो अति महत्वपूर्ण कथन है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कथन और कुछ अन्य तथ्य जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आपको मैं एक शॉर्ट नोट्स के रूप में टू द पॉइंट जो कथन इंपॉर्टेंट है सीधे वो लिखवाते चल रहा हूँ, ना कि अपन पूरी किताब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सीधे वो कथन वह तथ्य मैं आपको लिखवा रहा हूँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको केवल नोट्स बनाना है और 2-3 बार रिवीजन करना है ध्यान से, धैर्य से, कि इस तरह की लैंग्वेज जो है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है और इस तरह के कथन वहाँ से बने हैं। ठीक है, तो हम अब तक बात कर चुके हैं, आदिकाल चल रहा है हमारा, और आदिकाल में हम 3 प्रकरण देख चुके हैं, है ना। तो आज जो जिस बात की करेंगे, हम चौथे प्रकरण की बात करेंगे जिसमें है फुटकल रचनाएं। तो प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं, इसका नाम रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फुटकल रचनाएं। हम अपभ्रंश भाषा की बात कर चुके हैं और वीर गाथा काल और देश भाषा काव्य के बारे में बात कर चुके हैं। और प्रकरण जो 4 है वो है फुटकल रचनाएं। और इस फुटकल रचना में क्या क्या शामिल है, तो फुटकल रचना में जो है एक तो लोक भाषा के पद्य शामिल है, इसमें शामिल है, इसमें बात करेंगे हम लोक भाषा के पद्य शामिल है। और इसमें है अमीर खुसरो के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे विद्यापति के बारे में। जो महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, ये इनके बारे में बात करेंगे अब अपन फुटकल रचनाओं में अमीर खुसरो विद्यापति के बारे में विशेषकर, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अमीर खुसरो से। अमीर खुसरो के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं अमीर खुसरो से। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और इस बार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर मेहनत कर रहे होंगे। अमीर खुसरो, अब बात करते हैं अमीर खुसरो की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अमीर खुसरो के लिए क्या कहा है, मतलब अमीर खुसरो से पहले एक बात कर लेते हैं पहले। अमीर खुसरो से पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा है, जो फुटकल रचनाओं से जो प्रश्न बनता है वहाँ से एक बात कही उन्होंने, वो ये कि पश्चिम की बोलचाल, गीत और मुख्य प्रचलित जो पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूर्व का जो नमूना है वो विद्यापति की पदावली में आता है। ये कथन उनका फुटकल रचना जो स्टार्ट होती है, जो चैप्टर उन्होंने लिखा है उसमें शुरुआत की 7-8 लाइनों के बाद ये कथन लिखा है। ये अति इंपॉर्टेंट है, पहले से नोट कर ले कि पश्चिम की बोलचाल, भाषा से संबंधित तथ्य ये, पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख्य प्रचलित पद्य आदि का नमूना, पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं उसी प्रकार, यानी कि पश्चिम की जो भाषा है उसकी जो लैंग्वेज है उसका हम खुसरो की जो रचना है उनमें उसका अपन क्या है नमूना देख पाते हैं, मतलब उसका उदाहरण देख पाते हैं। उसी प्रकार पूर्व की जो भाषा है उसका जो नमूना है उदाहरण देख पाते हैं विद्यापति की पदावली में। पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में। तो प्रश्न आएगा कि पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख्य प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं उसी प्रकार पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में। उपयुक्त कथन किस इतिहास लेखक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, एन में से कोई नहीं।
तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, अब बात करते हैं अमीर खुसरो जी के बारे में। जो जो दो तीन कथन इंपॉर्टेंट है जो इनके लिए कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। बात करें अमीर खुसरो के बारे में तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो आती है कि ये फ़ारसी के अच्छे ग्रंथकार थे और अपने जो समय के एक नामी कवि थे, बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सर थे इसी से जनता की जो सब बातों में इनका पूरा योग देना चाहते थे। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है, तो इसे नोट कर लें। प्रश्न इस तरह बन सकता है इनके कथन इनके बारे में। ये फ़ारसी के अच्छे, ये फ़ारसी के अच्छे, फ़ारसी के बहुत अच्छे है ना, फ़ारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार, बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। नामी का मतलब प्रसिद्ध, नामी कवि थे, इनका नाम चलता था, नामी कवि थे, अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार, ये बड़े ही विनोदी, ये बड़े ही विनोदी थे, मिलनसार थे। इनके स्वभाव के बारे में बता रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, और सहृदय थे, इसी से सहृदय थे, इसी से जनता की, इसी से जनता की सब बातों में, इसी से जनता की सब बातों में अपना योग देना चाहते थे। अब इनकी लैंग्वेज देख लो, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, इसलिए लैंग्वेज से पहचान में आ जाएगा कि कौन सा कथन किस विद्वान का है। जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ लेंगे, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य और उद्भव विकास, वहाँ से बहुत सारे कथन पूछ जाते हैं, वो भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह, जहाँ से वर्तमान में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। उनके भी मैंने नोट्स बना रखे, उन सारे नोट्सों को मैं आपको यहाँ लिखवा दूंगा। आप बस रेगुलर बने रहें, तैयारी करते रहें और साथ के साथ नोट्स बनाएं, रिविजन करते रहें। और जो इसके अलावा जो मेरी जो सामान्य क्लास चल रही है हिंदी साहित्य के इतिहास को लेके, वो तो आपको रेगुलर देखनी है। वहाँ जैसे मेरे खुसरो पढ़ेंगे तो ये बातें वहाँ भी मैं आपको नोट करवा दूंगा एक्स्ट्रा कुछ, लेकिन यहाँ विस्तार से यहाँ वहाँ वही इंपॉर्टेंट बातें नोट करवाऊंगा जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। बाकी ये चीज़ें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किताब से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लो आप। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह जी के बारे में बात करेंगे। लिख लिया आपने? स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं अमीर खुसरो की जो भाषा है, जो इन्होंने खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है, तो खड़ी बोली के प्रथम कवि भी कहलाते हैं ये। तो उसके बारे में आचार्य शुक्ल ने भाषा से संबंधित दो कथन कहे हैं, तो उनको नोट करवा देता हूँ मैं आपको। वह अति महत्वपूर्ण कथन है जो कि भाषा से संबंधित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है अमीर खुसरो को लेके। तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। एक तो ये कि प्रश्न ये उठता है कि क्या उस समय तक भाषा किसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। इनकी जो पहेलियों की लैंग्वेज है बहुत ही सरल लैंग्वेज थी जो हमें समझ में आने लग जाती है। तो उसके बारे में कहते हैं कि अमीर खुसरो के बारे में कि इनके समय तक जो है वो भाषा किसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी इनकी पहेलियों में मिलती है। और एक कथन है
ये धारणा है कि खुसरो के समय जो बोलचाल की जो स्वाभाविक भाषा के स्कर भी बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो की रचनाओं में मिलती है, क्योंकि जो लैंग्वेज है बहुत सरल हो गई थी उस समय इनकी, तो उस हिसाब से ये बात कही गई है। ठीक है, जैसे एक थाली मोती से भरा, सबके सिर पर अंधा धरा, चारों येरे थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे। अब ये वर्तमान की लैंग्वेज है, लेकिन उस समय अमीर खुसरो की जो रचनाएं थी उनमें ऐसी लैंग्वेज मिलती है ना। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए। तो वो बात है ना। ठीक है, बात करते हैं इनके कथन को लेकर, भाषा और कथन को लेकर दो कथन है उनके बारे में बात करते हैं कि प्रश्न ये उठता है, प्रश्न यह उठता है प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय कि क्या उस समय कि क्या उस समय तक भाषा तक भाषा घिसकर तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी, इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है, जितनी पहेलियों में मिलती है। एक कथन तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अमीर खुसरो के बारे में ये कथन किसका है कि प्रश्न उठता है कि क्या उस समय तक भाषा किसकी इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहले मिलती है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, और दूसरा कथन भी इसी तरह का है, लगभग सेम ही है। अतः यह धारणा बनती है, मतलब सारांश रूप में कहते हैं ना, अतः यह धारणा होती है कि खुसरो के समय, इनकी लैंग्वेज को देखिए, होती है कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी, उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है, जिस रूप में खुसरो में मिलती है, जिस रूप में खुसरो में मिलती है। तो अतः यह धारणा होती है कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। तो ये दो कथन इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लें आप। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहले भी मिलती है, और अतः यह धारणा होती है कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। ठीक है, चलें आगे। अब बात करते हैं विद्यापति के बारे में।
विद्यापति के बारे में। विद्यापति। अब ये जो पहला कथन है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है यही, पहला कथन है। आप विद्यापति को जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ोगे, विद्यापति के बारे में पढ़ोगे, तो पहली लाइन यही है और यहाँ से कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो उसे नोट कर लें आप। पहला ही कथन है, अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है। उनकी पहले कथन ये है कि अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है। अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है पर जिस अब यहाँ से इम्पोर्टेंट ज़्यादा है ना, यहाँ से ये एक्स्ट्रा यहाँ से इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। पर जिसकी रचना के कारण ये कौन, विद्यापति, मैथिल कोकिल कहलाए। मैथिल कोकिल कहलाए। इनका उपनाम है मैथिल कोकिल कहलाए। वह इनकी पदावली है। यह प्रश्न बना है कि किस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है, तो इनकी पदावली के आधार पर आचार्य शुक्ल ने कहा है, वो इनकी पदावली है। ये कथन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह कथन अति इंपॉर्टेंट है ना। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया। है। तो ये कथन अति इम्पोर्टेंट है, इसे लिख लें, नोट कर लें। वेरी इम्पोर्टेंट कथन है ये। पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए, वह इनकी पदावली है और इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। अब अगली बात करते हैं। तो इन्होंने जो पद लिखे हैं वो श्रृंगार के भी लिखे हैं ना, जिसमें नायिका राधा कृष्ण है, और इसलिए इनको कुछ लोग भक्त कवि नहीं मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको भक्त कवि नहीं मानते हैं ना। तो ये कथन, अगला कथन इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लेते हैं। अगला कथन है कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के पद हैं। विद्यापति के जो पद हैं वो अधिकतर श्रृंगार के पद हैं, श्रृंगार के ही हैं, या श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक, राधा कृष्ण हैं, जिसमें नायिका और नायक कौन है, राधा कृष्ण हैं। उन्होंने इन पदों की रचना किन्होंने, विद्यापति ने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से
श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं, भक्त के रूप में नहीं। इसलिए विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, न समझना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। तो दो बातें हुई है। एक तो अपभ्रंश के अंदर इनका उल्लेख हो चुका है, जिसकी रचनाएं करनी मिथिल कोकिल कहलाए, वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। दूसरी बात करते हैं तो विद्यापति के जो अधिकतर पद हैं वो श्रृंगार के हैं, नायिका और नायक को लेके, जिसमें नायक तो है कृष्ण और नायिका है राधा। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। इसलिए विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और इस तरह प्रश्न आ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं विद्यापति को भक्त कवि, श्रृंगारिक कवि या राजनीतिक कवि, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, श्रृंगारिक कवि मानते हैं, भक्त कवि नहीं मानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, अब जो अति महत्वपूर्ण जो आपने भी पढ़ रखा है, सुन रखा होगा, कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विद्यापति को लेके, उसके बारे में बात करेंगे। आपको क्लास कैसी लग रही है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली सीरीज? इसको कंटिन्यू रखें या नहीं रखें, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर हाँ हमें क्लास अच्छी लगती है, समझ में आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि सर क्लास हमें उतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हर वीडियो में कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी होती है। मैं भले ही आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, मान लो कुछ कारणों की वजह से, लेकिन कमेंट सबके पढ़ता हूँ, सबके कमेंट देखता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि आप अपने साथियों को जोड़ें, क्योंकि अपना जो परिवार है, यूट्यूब परिवार, वो 5000 सदस्यों का होने वाला है। तो जितने ज़्यादा सदस्य जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो अपना जो यूट्यूब परिवार है उसके लिए फिर हम कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे और कुछ बेहतर सुविधाओं के साथ करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें और अपने साथियों को जोड़ें। और शनिवार रविवार को शाम 4 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें। जब तक आप शनिवार रविवार को लाइव नहीं जुड़ोगे, मुझसे बातचीत नहीं करोगे कि हाँ सर हम रेगुलर पढ़ रहे हैं, हम इस स्टेट से हैं, इस डिस्ट्रिक्ट से हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा? अभी आप 500 1000 के आसपास वीडियो देखते हो, लेकिन मैं कम से कम अभी 60-70 जनों को जानने लगा हूँ, क्योंकि वो रेगुलर देखते हैं। भले वो कितनी बिजी हो, कितने व्यस्त हों, लेकिन हर शनिवार रविवार को भले वो आधे घंटे के लिए जुड़ते हैं, लेकिन जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन होता है। तो कम से कम आप जुड़े ज़रूर है ना, शनिवार रविवार को भले ही 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए जुड़े, लेकिन वीडियो में लाइव में जुड़े, ताकि ये रहे कि हाँ ये स्टूडेंट है। कुछ कारणों की वजह से आप ठीक है आप नहीं जुड़ पाओ, वो बात अलग होती है, पर कोशिश करें कि जुड़े, अपनी बातचीत हो और मैं आपको जान पाऊँ कि इस डिस्ट्रिक्ट से या इस स्टेट से आप हो। और उसमें क्या होता है, पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाता है, बातचीत भी हो जाती है। और जब लाइव सेशन होता है ना, तो उस दिन ही अच्छा लगा, उस दिन इतना अच्छा लगता है कि हाँ कि इतने लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और इतने साथी जो है वह पूरी तरह मुझ पर निर्भर है। तो फिर मुझे एक एक्स्ट्रा एनर्जी काम करती है कि नहीं हाँ मुझे इनके लिए काम करना चाहिए। और अब आप अभी ऑफलाइन में आप देखते हो और कमेंट तो बहुत कम करते हैं। जैसे मान लो लाइक भी कम, जैसे 1000 सदस्य देखते हो तो लाइक करते हैं उसमें से 100-150, कमेंट करते हैं 30-40, वो पर रेगुलर स्टूडेंट ही करते हैं। तो कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, भले ही कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो करें, लेकिन कमेंट जरूर करें, ताकि मैं कमेंट भी सबके देखता हूँ। और फिर लाइव सेशन में तो जुड़ना न भूलें। तो अब ये जो कथन है वह सर्वाधिक बार पूछा गया कथन है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आजकल बहुत
सस्ते हो गए हैं ना, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है। आध्यात्मिक संकेत बताया है। वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी इन पदों को भी क्या बताया, आध्यात्मिक बताया, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं मानते। वो मानते कि श्रृंगारिक हैं, आध्यात्मिक नहीं है। तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं और उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने जो गीत गोविंद रचना है उसके पदों को आध्यात्मिक संकेत बताए, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये कथन तो अति इम्पोर्टेंट है और आपको पता ही है कि ये तो कई बार पूछा गया है, आपको आपकी जानकारी में भी होगा ये कथन, है ना। तो ये हो गई विद्यापति के बारे में बातें। अब बात करते हैं कि जो हम आदिकाल पढ़ रहे हैं, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, तो इसके बारे में कहते हैं कि इसे कहाँ तक समझना चाहिए। वो बोलते हैं कि महाराज हमीर जो है उनके शासन काल तक हम आदिवीर काल तक मान सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना उसके बाद जो है हिंदी साहित्य के बारे में ये भी बताते हैं कि किस प्रकार केवल यूँ नहीं कि वीर गाथा काल समाप्त होते जैसे भक्ति काल आया, तो फिर यूँ नहीं कि केवल वीर गाथा का मतलब वीर रस की रचनाएं लिखना बंद हो गई, नहीं, वीर रस की रचनाएं भी लिखी जाने लगी। लेकिन विशेष जो प्रवृत्ति रही, जो संख्या के हिसाब से देखें, प्रवृत्ति के हिसाब से देखें, तो फिर भक्ति की रचनाओं की बढ़ गई। तो लेकिन उस काल में वीर रस की रचनाएं भी लिखी जाती रही, है ना। तो इस प्रकार उनका ये कथन लास्ट इंपोर्टेंट कथन है। और उसके बाद फिर ये वीर गाथा काल समाप्त हो जाता है और फिर आता है पूर्व मध्य काल। तो उस कथन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। विद्यापति कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको जो है ना, यूँ मान लो कि समंदर में से जो मोती ढूंढ के निकालने वाली बात होती है ना, वैसे मैंने ये नोट्स बनाए हैं क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ मैं भी, कॉलेज लेक्चरर की। तो वहाँ मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है और आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप भी जिस भी एग्ज़ाम की कॉम्पिटिशन में एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तो जो मेहनत मैं कर रहा हूँ वो मेहनत आपको करनी नहीं पड़े, वो बस आपको तो सीधे वो चीज़ मिल जाए और आप उसका नोट्स बना के रिविज़न कर लो। और अगर आपके पास समय मिलता है तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब को जरूर पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद ये आपके पास नोट्स में लिखवा रहा हूँ, इसके बाद आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, सारी चीज़ें मैंने लिखवा दी आपको, है ना। तो बात करते हैं कि मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। मोटे हिसाब से तो वीर गाथा काल जो है महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया। भारत में स्थिर
भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को और हिंदू राजाओं को न तो आपस में, जब मुसलमान आ गए भारत में तो हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उत्साह रहा, न मुसलमानों से, न तो आपस में लड़ने का, वो एक दूसरे से भी नहीं लड़े आपस में, न तो आपस में लड़ने का उत्साह रहा न मुसलमानों से। तो फिर यहाँ से क्या होगा कि जो वीरगाथा काल की समाप्ति हो गई और फिर क्या आ गया, पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल। अब बात करते हैं जो वीरगाथा काल चैप्टर के लास्ट पे जो इम्पोर्टेंट कथन हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कथन यहाँ से, ये इनकी नामकरण की प्रवृत्ति से भी जुड़ता है और किस प्रकार कि एक काल में केवल एक ही प्रकार की रचनाएं नहीं लिखी जाती बल्कि मुख्यतः, जैसे मान लो आदि वीरगाथा काल में वीरगाथा काल ही लिखी गई, लेकिन भक्ति काल की भी रचनाएं थी, श्रृंगार की भी थी। इस प्रकार बात कही उन्होंने कि हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, वो आगे मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के इतिहास में 900 वर्षों के इतिहास के हिंदी साहित्य में 900 वर्षों के हिंदी साहित्य में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते हैं। यानी कि ठीक है, भले उसकी रचना कम लिखी गई, उसकी मात्रा कम हो गई, संख्या कम हो गई, लेकिन यूँ नहीं कि उस तरह की रचनाएं लिखना ही बंद कर दिया हो। हर कालखंड में उस तरह की रचनाएं मिलती रही। हाँ, विशेष कालखंड में किसी की प्रवृत्ति ज़्यादा रही लेकिन बंद नहीं हुई। ठीक है, तो मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हम्मीर के समय तक समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं का न तो आपस में लड़ने का उत्साह रहा न मुसलमानों को। और हिंदी साहित्य इतिहास की विशेषता यह रही कि एक विशिष्ट काव्य में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य में हम उसे कभी सर्वथा सूखी नहीं पाते हैं। आज क्लास में इतना ही, आगे बात करेंगे पूर्व मध्यकाल के बारे में। अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करिए
और इस बार अपने सपने को पूरा करके रहिए। हर शनिवार रविवार शाम को 4 बजे लाइव जुड़ें। कम से कम मैं चाहता हूँ कि अगर 1000 साथी देखते हैं तो कम से कम 200-300 तो कम से कम लाइव जुड़ें। और जो गंभीर हैं, जिन्हें सिलेक्शन लेना है, जो वास्तव में चाहते हैं कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो, अपने सपने पूरे हो, माता पिता का सपना पूरा, तो वो जुड़ेंगे। वो जुड़ते हैं, वो जुड़ें क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलता है ये लाइव सेशन में जाने से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।